Good morning, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, and the chapter is chapter number 7, poverty. Okay, and today our topic is causes of poverty. So this is our lecture number 3. So let's start. Yes, students, in our previous lecture we have already discussed about the trends of poverty in India, number and percentage of poor. ये स्टूडेंट परसेंटेज यहाँ पर ई एक्स्ट्रा है, ये नहीं लगेगा. परसेंटेज ऑफ पुअर. ओके, so we have already discussed about this table and this diagram. Okay, so in this diagram we observe that there is a rise in poverty ratio in 2004-5 and 2009-10 due to application of new poverty line. Okay, so after that we discuss about the interstate comparison. Then we discussed about the rural urban pictures of the poverty trend. After that we discussed about the urban and rural poor. Okay, so urban poor includes migrants from rural areas for the job, factory workers and street vendors, and rural poor includes landless, agriculture, farmers, maza holders and tenants. Okay, so today we will discuss about the causes of poverty. कि इंडिया में पॉवर्टी के क्या क्या कारण हैं, किस कारण से इंडिया में पॉवर्टी है. सो एक्चुअली स्टूडेंट, इन इंडिया पॉवर्टी इज एक्सप्लेन्ड विद रेफरेंस टू टू सेट्स ऑफ कॉजेस. ओके, सो द टू सेट्स ऑफ कॉजेस यानी दो कारणों से जो है, दो मेजर कॉजेज हैं पॉवर्टी के इंडिया के अंदर. तो हम यहाँ पर उनको क्या कर रहे हैं, डिवाइडेड इनटू टू सब रीजन, दो रीजन्स में हम इनको डिवाइड कर रहे हैं. ओके, फर्स्ट इज ड्यू टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. okay, due to underdevelopment of Indian economy, and second due to unequal distribution of income. Okay, so now we discuss about these two reasons. Okay, so first is due to underdevelopment of the Indian economy. So underdevelopment of Indian economy is the principal cause of poverty in India. So following factors support these observations. First is low level of national product. जो पहला रीजन है वो क्या है, लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट. यानी यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो नेशनल प्रोडक्ट का लेवल है वो काफी लो है. सो जैसे नेट नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज, अब नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं national product, you know that you studied about in your national income chapter. Okay, in macroeconomics chapter number 4th 5th, okay, 3rd 4th 5th. so national income के बारे में, नेशनल प्रोडक्ट के बारे में हम वहाँ पर स्टडी कर आए हैं. सो आपको पता है कि नेशनल प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो हमारी कंट्री जो है, जो नेशनल लेवल के ऊपर जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है. ओके, सो वो भी किसके साथ, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन उसमें से निकाल कर जो हमारे पास टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं नेशनल लेवल पर, सो वो हमारी किस में आती हैं, नेशनल प्रोडक्ट में, नेट नेशनल प्रोडक्ट में, जिसमें डेप्रिसिएशन हम माइनस करते हैं. सो नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द नेशनल लेवल आफ्टर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन इज वेरी लो, जो कि बहुत ज्यादा लो था. So Indian product are not able to fulfill the needs to their own country people. और हमारे यहाँ पर जो इंडियन प्रोडक्ट जो थे, क्योंकि नेशनल प्रोडक्ट का लेवल बहुत लो था, तो इंडियन प्रोडक्ट जो थे वो हमारी कंट्री के पीपल हैं उनकी नीड्स को फुलफिल करने में एबल नहीं हो रही थी. क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि जो प्रोडक्ट थे का लेवल बहुत लो था, पर जो प्रोडक्शन हो रही थी वो बहुत कम हो रही थी, और पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही थी. So low per capita income is the obvious consequence, and the per capita income, अब क्योंकि यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है कि नेशनल प्रोडक्ट इंडिया का जो है वो काफी लो था.
ओके किसके कंपेयर करें, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं अपने साइज ऑफ पॉपुलेशन से, अपनी कंट्री के साइज ऑफ पॉपुलेशन से, वो काफी लो था। सो लो होने का मतलब क्या हुआ, लो पर कैपिटा इनकम, ठीक है, इज द ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंस। तो क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज्यादा है और नेट नेशनल प्रोडक्ट इंडिया का क्या है, उसके कंपैरेटिवली काफी लो है, तो इट मीन्स की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी ऑब्वियसली क्या होगी, काफी लो होगी। सो द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ पुअरेस्ट कंट्री। तो जब अगर हमारी एक कंट्री की अगर पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या है, फॉल्स है, बहुत कम हो रही है, तो वो किस कैटेगरी में आएगी, पुअरेस्ट कंट्रीज की कैटेगरी में आ जाती है अकॉर्डिंग टू यूएनओ नॉर्म्स। ओके, सो द पर कैपिटा इनकम द पर कैपिटा इनकम या पर हैंड इनकम इज वेरी लो, बिकॉज क्यों लो हो गई है, क्योंकि हमारे जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, अगर हम उसको कंपैरेटिवली अपनी कंट्री की पॉपुलेशन साइज से कंपैरिजन करें तो वो काफी लो है, जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम जो है वो काफी लो है। एंड वी फॉल इन द कैटेगरी ऑफ पुअरेस्ट कंट्रीज एज पर यूएनओ डेफिनेशन। ओके, सो सेकंड रीजन इज लो रेट ऑफ ग्रोथ का रेट भी काफी लो है। सो लो रेट ऑफ ग्रोथ of economy has been quite low during 5-year plans in इंडिया में जो 5-year प्लान्स हुए उनके दौरान हमारे यहाँ पर जो इकोनॉमी में अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें, रेट ऑफ ग्रोथ की बात करें, तो वो बहुत काफी लो हुई है। और अगर हम स्टार्टिंग की ही अगर 5-year प्लान्स की बात करें, 1991 से पहले की बात करें, तो हम जितना कुछ स्टडी करके आए हैं तो वो हमें ये शो करता है कि यहाँ पर जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत मतलब लो रेट से ग्रोथ हो रही थी। सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज बीन नियरली 5%। okay, under British government our economy is stagnant economy, you know that is not showing any growth, जिसके अंदर किसी भी तरह की ग्रोथ को शो नहीं किया दिखा रही थी। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस वी स्टार्ट डेवलपिंग, हम लोगों ने डेवलपिंग यानी हम लोग डेवलप होने शुरू हुए, हमने प्रोग्रेस करनी शुरू की, हमने 5-year प्लान्स अडॉप्ट किए, बट द रेट ऑफ डेवलपमेंट अंडर प्लानिंग वाज ओनली 5%। लेकिन अगर हम बात करें अंडर 5-year प्लान्स अंडर प्लानिंग बात करें डेवलपमेंट के रेट की, तो वो केवल कितनी थी, 5%। ओके, and but owing to nearly 2% growth rate of population per capita income grew up 3% only। सो क्योंकि पहले ये 2 पर नियर अबाउट 1.5 to 2% थी, और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये केवल 3% से ही ग्रो हुई है। सो लो ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम हैज टेंडेड टू सस्टेन पॉवर्टी। ओके, सो हम अगर बात करें, देखिए ग्रोथ रेट की बात करें तो 5% है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हमारा कितना हुआ है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हमारा 2% है, और ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम कितनी है, 3%। सो ऑल दिस लीड टू पॉवर्टी इन इंडिया। अगर हम बात करें पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट करें तो वो 2% से इंक्रीज होती है, लेकिन जो हमारी पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ है वो केवल 3% से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये चीज किस चीज को दिखाती है, किस चीज को शो कर रही है कि हमारा इंडिया जो है उसके अंदर क्या हो रही है, पॉवर्टी, वो और ज्यादा पॉवर्टी जो है वो बढ़ रही है, पॉवर्टी की तरफ जा रहा है। सो ऑल दिस लीड टू पॉवर्टी इन इंडिया। ओके, सो थर्ड वन इज हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। सबसे बड़ा रीजन हम किसी भी कंट्री की पॉवर्टी का सबसे बड़ा रीजन होता है ये पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन का प्रेशर किसी इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा हो, बहुत ज्यादा प्रेशर हो, हैवी प्रेशर हो, तो वो ऑटोमेटिकली ही इकोनॉमी क्या हो जाती है, पॉवर्टी में आ जाती है। ओके, सो पॉपुलेशन हैज बीन राइजिंग एट अ रैपिड पेस। सो बड़ी तेजी के साथ पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ रही है, और दिस राइज इन में is mainly due to a rapid fall in the death rate, or growth rate of population was 1% in 1941 to 51 and 2.1% in 1991 2001। so अगर हम बात करें यहाँ पर हम कह रहे हैं there is a tremendous pressure of rising growth rate in of Indian population। बहुत ज्यादा, बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो रही है इंडिया की पॉपुलेशन, एंड इंडियन प्रोडक्टिविटी इज नॉट एबल टू सर्व दिस देयर राइजिंग पॉपुलेशन एट द रैपिड पेस। और लेकिन हमारी जो इंडियन प्रोडक्टिविटी है वो उसमें
वो इतनी ज़्यादा नहीं है, प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं है कि वो हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को जो इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रही है उसको सर्व करने में एबल हो सके। सो ऑल दिस लीड टू इंक्रीज इन डेथ रेट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो डेथ रेट है यहाँ पर डेथ रेट भी इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि अब यहाँ पर जब क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, लोगों को जो है लोगों को क्या नहीं मिल रही है, खाने के लिए फूड नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो जिससे क्या हो रहा है, उनकी हेल्थ जो है, हेल्थ के ऊपर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो हेल्थ के ऊपर जब इफेक्ट पड़ता है तो डेथ रेट जो है यहाँ पर वो भी इंक्रीज हो रहा है एंड डिपेंडेंस ऑन, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, ऑल दिस लीड टू इंक्रीज इन डेथ रेट एंड डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज। सो दूसरी कंट्रीज के ऊपर अपने अपनी कंट्री में फूड को की सप्लाई को फुलफिल करने के लिए हमें दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। ओके, so and majorly rising in population with no means to fulfill their basic needs. ओके, सो जैसे यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए टेबल दे रखी है, ग्रोथ रेट इन परसेंटेज। ग्रोथ रेट क्या 1941-51 में कितनी थी? 1%, और 1991 2001 में हुई 2.1%। ग्रोथ रेट ये दिखा रहा है, देखिए 41-51 में 1% थी, और 91 2001 में 2.1% हुई है। यानी कि ग्रोथ रेट तो बड़ी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, इतने सालों में 1% से 2.1% पर आई है। और इंडिया पॉपुलेशन की बात करें हम, इंडिया की पॉपुलेशन 1991 में 84.63 करोड़ थी, जबकि 2011 में ये कितनी हो गई? 121 करोड़। और अभी आगे 1-2 साल में जो है सेंसस जो है किसमें सेंसस होगा तो उसमें डेफिनेटली ये जो पॉपुलेशन का जो यहाँ पर साइज दिखाया गया है ये इंक्रीज होकर ही आएगा। ओके, सो हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन एड्स टू डिपेंडेंसी बर्डन इम्प्लाइंग ग्रेटर पॉवर्टी। नेक्स्ट इज डिफ्लेशनरी स्पाइरल। So deflationary spiral actually owing to low GDP growth and high growth rate of population, जैसा अभी हमने ऊपर बताया, क्योंकि जीडीपी की ग्रोथ रेट, जो जीडीपी ग्रोथ है वो काफी लो है होने के कारण, और हमारी जो पॉपुलेशन का रेट है वो उसके ग्रोथ हाई होने के कारण, और लेस डेवलप्ड इकोनॉमी लाइक जैसे इंडिया आर वल्नरेबल to inflationary spiral. It means a situation of persistent rise in prices. ठीक है, ये वो सिचुएशन जहाँ पर जो प्राइजेस हैं चीजों के वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, और इन्फ्लेशन कंपाउंड्स पॉवर्टी, सो इट एरोड्स रियल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। और जब हमारे यहाँ पर अगर मान लो पॉवर्टी आती है, इन्फ्लेशन से पॉवर्टी आती है, तो ये क्या होते हैं, इसका मतलब ये ना यहाँ पर जो हाउस होल्ड है उनके रियल इनकम के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। रियल इनकम मतलब जो चीज, मान लो आप जो चीज पहले आप 10 रुपए में जो चीज खरीद पा रहे थे, अब उसी चीज को इतनी कीमतें जो है वो लगातार बढ़ रही हैं, तो वही चीज आप 10 की जगह 100 रुपए में खरीद पा रहे हो, तो रियल इनकम जो है उसके ऊपर काफी बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। एंड दोज हु आर मार्जिनली अबव द पॉवर्टी लाइन आर ड्राइवन डाउन टू द पॉवर्टी लाइन। मान लो अब कोई भी हम पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन सबको पता है क्या है, पॉवर्टी लाइन से अगर मान लो कोई थोड़ा सा ही ऊपर है, मतलब या तो पॉवर्टी लाइन से बिल्कुल ऊपर है, जरा सा ऊपर है, और जैसे ये प्राइस बढ़े, इस इन्फ्लेशन स्पाइरल की वजह से वो सबके सब किस में आ गए, बिलो पॉवर्टी लाइन में पर पहुंच गए, ठीक है, वो नीचे आ गए पॉवर्टी लाइन से। सो दोज ऑलरेडी बिलो द पॉवर्टी लाइन, और जो पहले से ही पॉवर्टी लाइन में थे, आर कंपेल्ड टू सफर deprivation over a longer period of time. Okay, so inflation spiral means rotating continuously in the circle of inflation, and in India there is a continuous increase in the prices of the product, and this lead to decrease in the real income of the household sector. Okay, और and those persons who are above poverty line, जो पहले poverty line के ऊपर थे, they also drive down to the poverty. So major reason for the inflation is rising. Major reason क्या इस चीज का? For the inflation is rising growth rate of population. ठीक है, growth rate of population. Clear? Next is chronic unemployment and underemployment. So chronic unemployment. So India is a country
sustaining chronic unemployment and underemployment. Poverty is just a reflection of unemployment. In 2011-12, the number of unemployed person in India was around 2.445 crore, and it further increased to 4.35 crore till March 2016. So हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूसली इंक्रीज इन पॉपुलेशन, क्योंकि क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कि कंटिन्यूसली इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, अगर हमारी पॉपुलेशन जो है जो लगातार इंक्रीज हो रही है, लीड टू इंक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, क्योंकि जितना ज्यादा पॉपुलेशन का साइज जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है तो एक कंट्री के अंदर क्या होगा, जो कंज्यूम करने वालों की संख्या जो है नंबर है वो इंक्रीज होगा, और जबकि कमाने वालों का जो नंबर है वो कम होता जाएगा. सो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है कंट्री के अंदर वो उसका लेवल भी इंक्रीज होता चला जाता है. तो स्टिल इंडिया इज अंडर क्रोनिक स्टेज. ठीक है, अभी तो इंडिया जो है अंडर क्रोनिक स्टेज है, एज देयर इज अ कंटिन्यूसली इंक्रीज इन द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. यहाँ पर लगातार जो है अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल वो इंक्रीज हो रहा है. सो ऑल दिस फर्दर लीड टू इंक्रीज इन द पॉवर्टी. ओके, जिससे कि आगे जाके पॉवर्टी को और ज्यादा इंक्रीज कर देगा. सो 2011 टू 2012 कितनी थी ये? 2.45 करोड़. ओके, 2.45 करोड़. यहाँ पर ये क्या दिखा रहे हैं? नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इन इंडिया. ठीक है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इन इंडिया इन 2011-12 दिस इज 2.4, दिस वाज 2.45 करोड़, बट टिल मार्च 2016 इट वाज 4.35 करोड़. ओके, सो अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट दोनों का मीनिंग पता होना चाहिए. सो अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क, मतलब जो पर्सन काम करने की इच्छा रखता है, काम करने के लिए एबल भी है, ठीक है, काम करने की कैपेबिलिटी है उसमें और वो काम करने के लिए विलिंग भी है, बट उसको जॉब ना मिले, ठीक है, जॉब उसको कहीं भी नहीं मिल रही है, तो वो सब किस में आते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट में. यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क एंड आल्सो हैज कैपेबिलिटी टू वर्क बट डजंट फाइंड अ जॉब. एंड व्हाट इज अंडरएम्प्लॉयमेंट? अंडरएम्प्लॉयमेंट मीन्स अ पर्सन इज, मतलब अंडरएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि मान लो कोई पर्सन है उसको जॉब तो मिल गई, लेकिन जॉब जो है वो ऐसी है कि उससे वो उसके लिए सेटिस्फाइड जॉब नहीं है. यानी अब क्या है कि जो मतलब टाइम वो, चाहे ये भी कह सकते हैं कि टाइम वो पूरा दे रहा है लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो उसको काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसे मिल नहीं रहा है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट हुआ. मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स अ पर्सन इज हैविंग जॉब, उसके पास जॉब तो है बट नॉट फॉर फुल टाइम, लेकिन उसके पास या तो फुल टाइम जॉब नहीं है, एंड नॉट एबल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, और ना ही वो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रही है. स्टिल सर्चिंग फॉर द जॉब, और वो अभी भी क्या कर रहा है? जॉब ढूंढ रहा है. ठीक है, तो जॉब है लेकिन वो उसके लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं है उसके लिए वो जॉब, और वो अभी वो या फुल टाइम जॉब नहीं है उसके लिए वो, और वो अभी भी जॉब जो है सर्च करता है, तो वो किस में आते हैं लोग? अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर. ओके, next is capital deficiency. So capital deficiency means lack of capital to invest in the economy. यानी कि जब इकोनॉमी के अंदर कैपिटल को इन्वेस्ट करने में क्या हो? कमी हो. सो फॉर द ग्रोथ पर्पस के लिए, तो ये क्या हो गया? कैपिटल डेफिशिएंसी. यानी कि जितना हमें एक इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए जो जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करने की जरूरत है और उतनी कैपिटल हमारे पास नहीं है, उसमें कमी है, तो दैट इज कैपिटल डेफिशिएंसी. सो इंक्रीज इन कैपिटल इन द मार्केट विल इंक्रीज द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द इकोनॉमी. तो इसीलिए अगर मान लो कैपिटल मार्केट में कैपिटल इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमी में ग्रोथ प्रोसेस भी इंक्रीज होगी. एंड ऑल्सो प्रोवाइड एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, जितना कैपिटल के इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में होगी, उतना ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो इंक्रीज होंगी. सो एंड आल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बट द फ्लो ऑफ कैपिटल इज वेरी लो विच लीड टू लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. लेकिन जो हमारे यहाँ पर कैपिटल का फ्लो है वो बहुत ज्यादा लो है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का लेवल जो है वो
वो भी लो है, एंड हेंस ऑल दिस लीड टू हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। जिसके कारण क्या हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ हमारे इंडिया में पॉवर्टी का जो लेवल है वो बहुत हाई है। ओके, तो यू कैन से लैक ऑफ कैपिटल, कैपिटल की कमी के कारण क्या होगा, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी की वजह से क्या होगा, लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से क्या होगा, हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी। ओके, नेक्स्ट इज लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। यहाँ पर एक और रीजन है हमारी कंट्री में पॉवर्टी का, कि यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो क्या है, उनमें एबिलिटी की कमी है, उनमें एफिशिएंसी की कमी है। ठीक है, यहाँ पर हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारे इंडिया में, हमारे यहाँ पर एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनकी कमी होती है, जो कि बहुत बड़ा कारण है पॉवर्टी के होने का। कैसे है, देखिए, एक्चुअली जीडीपी ग्रोथ नीड्स एफिशिएंट एंड स्किल्ड एंटरप्रेन्योर्स। अगर आपको किसी भी इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि एफिशिएंट और स्किल्ड एंटरप्रेन्योर्स, और अनफॉर्चुनेटली इंडिया लैक्स एंटरप्रेन्योर स्किल। Consequently, production activities has failed to gather a momentum, and implying that we have failed to tackle poverty. Okay, so for the development of an economy, एक economy की development के लिए there is a need to efficient and skilled entrepreneurs, but Indian lacks skilled entrepreneurs. एंड इनएफिशिएंसी, अगर इनएफिशिएंसी होती है तो उससे क्या होगा, इनएफिशिएंसी लीड टू लो प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, एंड ड्यू टू लो प्रोडक्टिविटी, अगर प्रोडक्टिविटी ही लो है तो उसके कारण वी आर नॉट एबल टू फुलफिल द नीड्स ऑफ आवर कंट्री, हम अपनी कंट्री की जो नीड्स है उसको फुलफिल करने में एबल नहीं होंगे। सो ऑल दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द पॉवर्टी, और ये सब क्या करता है, पॉवर्टी को बढ़ाता है, पॉवर्टी को इंक्रीज करता है इकोनॉमी में। ओके, नेक्स्ट इज outdated social institute. So outdated social institute, yes, यहाँ institutions, so यहाँ पर क्या है, द सोशल स्ट्रक्चर, और अब कोई भी कंट्री है, उस कंट्री को अगर डेवलप करना है, उसकी ग्रोथ करनी है, तो वहाँ पर जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, यानी जो सोशल स्ट्रक्चर है कंट्री का, वो अच्छा होना चाहिए। सो द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री इज full of outdated traditions and institutions like caste system and joint family system, ये सब चल रहा है। So such tradition and institutions obstruct dynamic changes in the economy। तो ये जो ट्रेडिशंस यहाँ पर हमारे चले आ रहे हैं, ये जो इस तरह के इंस्टीट्यूशन है, तो ये हमारी इकोनॉमी में जो डायनेमिक चेंजेस जो जरूरी है किसी भी इकोनॉमी ग्रोथ के लिए, तो वो उसके बीच में एक बहुत बड़ी रुकावट बनते हैं। सो ग्रोथ रेट इज हैम्पर्ड एंड पॉवर्टी इज sustained. So the students, there are some systems which are being followed by Indians, like जैसे caste system and joint family system. So these system and traditions are outdated, and this doesn't allow growing and lead to poverty in India. और ये सब, ये जो है ना कास्ट सिस्टम, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, इस तरह के जो ट्रेडिशन चले आ रहे हैं ना, ये कभी भी किसी इकोनॉमी को ग्रो नहीं करने देंगे। और जब ग्रो नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी इस इकोनॉमी की, तो उस वहाँ पर क्या होगा, उस इकोनॉमी में पॉवर्टी जो है वो बढ़ेगी। तो इसलिए ये चीजें जो है वो इंडिया में पॉवर्टी को इंक्रीज करती हैं। सो उसके बाद नेक्स्ट इज लास्ट, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है यहाँ पर। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब आपने देखा, पीछे हम लोग स्टडी करते आ रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ किस बात पे डिपेंड करती है, कि इंडस्ट्री वहाँ ग्रोथ करेगी जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत प्रॉपर हो, बहुत बढ़िया हो, ठीक है, एफिशिएंट हो। सो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारे पास बढ़िया है तो अब ऑटोमेटिकली जो है इंडस्ट्रीज भी डेवलप होंगी, और अगर इंडस्ट्री डेवलप होंगी तो एक इकोनॉमी अपने आप ग्रोथ करेगी। सो यहाँ पर लेकिन क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ही कमी पाई जाती है। सो इन इंडिया देयर इज लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स व्हिच विल अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो कि हर एक इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करती है वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, सभी कंपोनेंट। So education and health facilities also are also part of the social infrastructure, क्योंकि ये हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाते हैं। एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब क्या होते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज किस में आती हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। और किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, किसी इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए हमारे यहाँ पर जो इकोनॉमिक एंड सोशल दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है।
but there is a lack of infrastructure which lead to a poverty in India. Okay. So students, next is second is poverty with reference to unequal distribution of income. So हमने अभी जो finish कर लिया है, now we finished the first part, poverty with reference to underdevelopment of Indian economy, and now we will discuss poverty with reference to unequal distribution of income. सो स्टूडेंट फर्स्ट एक्चुअली किसी भी कंट्री में अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा, एक दो तरह की क्लासेस बन जाती हैं, एक पुअर क्लास और एक जो होती है पुअर क्लास और एक हमारी हो जाती हैं रिच क्लासेस। तो वो एक जो गल्फ है उनके बीच की जो खाई है वो बढ़ती चली जाती है, और पुअर और ज्यादा पुअर होगा, गरीब और जो रिच है वो और ज्यादा रिच हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बनती है एक किसी भी इकोनॉमी की पॉवर्टी को बढ़ाने का। सो इनइक्वालिटी इज आल्सो अ रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। सो मैनी एफर्ट्स आर डन टू स्टॉप दिस इनइक्वालिटी बाय चार्जिंग टैक्स ऑन रिचर सेक्शन एंड प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू द पुअरर सेक्शन। तो इसीलिए ना काफी सारे एफर्ट्स किए गए हैं इस इक्वालिटी इस इनइक्वालिटी को कम करने के लिए। काफी सारे क्या किए गए हैं, काफी एफर्ट्स किए गए हैं, पर उन एफर्ट से यहाँ पे यू कर लेना अनइक्वल, ओके, इनइक्वल, ओके सॉरी, इनइक्वालिटी आएगा, ये आई इनइक्वालिटी। सो यस, सो स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या है यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है उसने काफी कुछ किया है इस चीज में ना, काफी कुछ उसने चेंजेस लेकर आया है, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे उसने टैक्स चार्ज किए हैं, अमीरों के ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगाए हैं और गरीबों के ऊपर जो है गरीबों को सब्सिडीज प्रोवाइड कराई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है यहाँ पर, उसके बावजूद भी ऐसा मतलब कि ये जो इनइक्वालिटी है ये कम नहीं हो पाई है। सो बट ऑल एफर्ट्स आर वेस्ट एज स्टिल there is a situation of poverty. Okay, so fourth is, as per the report of NCERT, National Council of Applied Economic Research, 20% of population hold 53.2% of total income। मतलब इस नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर जो 20% पॉपुलेशन है वो टोटल इनकम का 53.2% होल्ड किए हुए हैं, जबकि 40% जो पॉपुलेशन है उसके पास टोटल इनकम का केवल कितना है, 15.3% है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा है। ऊपर टॉप पे जाए तो 20% पॉपुलेशन आपके हमारी जो टोटल नेशनल इनकम है उसका आधी से भी ज्यादा जो है 53.2% होल्ड किए हुए हैं, और अगर हम बॉटम पे जाएं तो 40% पॉपुलेशन नीचे की उनके पास सिर्फ टोटल इनकम का जो कंट्री की इनकम है उसका 15.3% ही है। ओके, तो ये शो करता है कि कितनी ज्यादा इनइक्वालिटी है हमारी इकोनॉमी के अंदर। Okay, fifth is, according to Monopoly Inquiry Commission, 1536 companies are controlled by 75 families। सिर्फ ये जो इतनी कंपनीज हैं इन्होंने, मतलब ये इतनी सारी कंपनीज, देखो इतनी सारी कंपनीज जो हैं 1536 कंपनीज हैं, उनके ऊपर केवल हमारी कंट्री की सिर्फ 75 फैमिलीज हैं जिनका कंट्रोल है इन इतनी सारी कंपनीज के ऊपर। So unequal distribution lead to widen the gap between rich and poor, as rich are becoming more rich and poor are getting poorer. Okay, so rich persons are able to grow with more means, but poor continue to survive for their life. वो हमेशा जो है अपनी लाइफ में के लिए सर्वाइव करता रहता है, हमेशा अपनी लाइफ को चलाने के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? So yes students, so that's all for today. Have a good day.